आज हम शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस रखा है पूरे पॉलिटिकल पार्टी में कि क्या क्या किया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और ये भी बात करेंगे यूपी में क्या होने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया। सर ये बताइए कि आप अभी आरएलडी में हैं जी और आपने बहुत सारे पार्टियों को देखा है जी। क्या ऐसा हो गया कि आप इतनी पार्टियों को चेंज किए? देखिए, चेंज मैं नहीं करता, पार्टी चेंज हो जाती है। अच्छा। पार्टीज़ का मामला यह है कि जब मुसलमान का सवाल आता है तो वोट चाहिए उन्हें, लेकिन काम नहीं करना चाहते। जब वो पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद वो भूल जाते हैं मुसलमान को। मेरा वहाँ पे इख्तलाफ हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है जी। और मैनिफेस्टो बनाते हैं, उसमें वादे बड़े बड़े करते हैं हम लोगों की मदद से, और जब वो वादे पूरे करने का वक्त आता है तो वादे पूरे नहीं होते। वहाँ पर फिर मेरा इख्तलाफ बनता है। और आम तौर पर इस मुल्क के सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, जनरली ये है कि बड़े बड़े वादे करना पार्टियों की आदत है, लेकिन सत्ता में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद उन वादों को भूल जाना भी उनकी आदत है। और मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आया कि मुझे कुछ चाहिए। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मैं अपना अखबार चलाता था। मैं सिर्फ इसलिए आया कि लोग ये कहते रहे कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते पॉलिटिक्स में, बेपढ़े लिखे लोग आते हैं, इसलिए कि पढ़े लिखे लोग भागते हैं पॉलिटिक्स से दूर। हमने कहा ठीक है, हम आएंगे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स की कीचड़ में हम आएंगे। तो हम कीचड़ में गए, इसलिए नहीं गए कीचड़ में कि हम कीचड़ का कीड़ा बन जाएं। हम कीचड़ में इसलिए गए कीचड़ को साफ़ करें। तो अगर हम कीचड़ को साफ़ नहीं कर पाते तो हम उस कीचड़ से बाहर निकल आते हैं। हम उस कीचड़ में रहना पसंद नहीं करते। तो सोल्यूशन क्या है फिर? ऐसे तो आप सारे पार्टियों को छोड़ते नहीं, सोल्यूशन नहीं, छोड़ते नहीं रहेंगे। सोल्यूशन ये है कि उसका असर होता है और सवाल उठाने का, किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ती है जी। तो घंटी मैं बांधने वालों में से हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने जब भी कोई पार्टी छोड़ी है तो वो उस वक्त छोड़ी है जब वो पावर में होती है। लोग तो जब पावर में होती है तो ज्वाइन करते हैं उसे, मैं जब पावर में होती है तो छोड़ता हूँ, जब वो पावर से बाहर होती है तो मैं उसके साथ होता हूँ। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो इस मुल्क में डेमोक्रेटाइजेशन करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो गरीब है उसके हुकूक़ को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने पार्टियां भी जो बदली वो वही पार्टियां जिनकी आइडियोलॉजी सेम है। अच्छा। चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीएसपी, इनकी आइडियोलॉजी सेम है, इनके लीडर्स अलग अलग है। इनकी लड़ाई लीडरों की, उनकी ईगो की लड़ाई है ये। तो मैंने कभी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की। मैं मतलब बीजेपी आरएसएस इस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हूँ, तो उसके ख़िलाफ़ मैं हमेशा था, हमेशा रहूँगा। और मैं जब किसी पार्टी में जाता हूँ, ये देख के आज मैं आरएलडी में भी इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन के साथ जुड़कर सारे लोगों को, हमें जो बीजेपी की जो गलत पॉलिसी है, एंटी माइनॉरिटी, एंटी फार्मर, एंटी नेशनल पॉलिसी है, उसको हमें डिफीट करना है। तो उसको डिफीट करने के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है? मैं कांग्रेस में था। जब मैंने देखा कांग्रेस यूपी में ख़त्म हो गई तो बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती, समाजवादी ही ले सकती है, तो मैं समाजवादी में इसलिए आया कि मुझे बीजेपी को हराना था। समाजवादी ने जब समझौता कर लिया, अमर सिंह वहाँ पे आ गए और कल्याण सिंह को भी पार्टी में ले लिया और एक तरह से फ़िरकापरस्त ताकतों से समझौता कर लिया एक सतह पर, तो फिर हमने बीएसपी को ताकत दी ताकि दलित मुस्लिम एकता बने। तो मैं दलित मुस्लिम एकता के लिए बीएसपी में आया। लेकिन जब बीएसपी को मैंने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद दलितों के लिए काम नहीं कर रही और वहाँ पर पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो मैंने वहाँ सवाल उठाए और मैंने कभी छोड़ी नहीं पार्टी। पार्टी में जब सवाल उठाए तो उन्होंने मुझे निकाला, मैंने कभी कोई पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा। पार्टी ने मुझे निकाला, क्यों निकाला? कि जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई ये गलत कर रहे हो, जैसे समाजवादी पार्टी से मैंने सवाल किया कि 18% आपने रिजर्वेशन का कहा था, तो अब आप पावर में आ गए हैं तो रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों के क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बाद में करेंगे, बात नहीं। मैंने कहा अभी आप कमेटी बनाइए ताकि उनका सर्वे हो, सर्वे के बाद उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का डाटा सामने आए, उसकी बेसिस पे हो। वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। जब साल भर निकल गया और कोई काम करने को तैयार नहीं हुए तो मैंने पब्लिक में आके नाराज़गी जाहिर की। जब नाराज़गी जाहिर की उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। तो अब दिक्कत क्या है कि हमारी दिक्कत ये है कि हम एज अ कम्युनिटी, हम अपनी पार्टी हम बना नहीं सकते, हमें दूसरी पार्टियों पर डिपेंड करना पड़ता है। और दूसरी पार्टियां पावर में आने के बाद, हमारा वोट लेने के बाद हमें वो देती नहीं जो उन्होंने वादा किया था। तो प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम आज इस मुल्क की पॉलिटिक्स का है। सिद्दीकी साहब, जो आप बोल रहे हैं, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते हैं कि ये सारी पार्टियां एक हैं, मुसलमानों को यूज़ करती हैं, छोड़ देती हैं। तो आप फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि असदुद्दीन पार्टी की हो या मुस्लिम लीग हो। मुझे आज से
25-30 साल पहले बनात वाला साहब ने मुझे ऑफ़र किया था कि पूरे मुस्लिम लीग का मैं इंचार्ज हो जाऊं नॉर्थ इंडिया का जी। लेकिन मैंने इनकार किया था क्योंकि मुझे पता था कि मुस्लिम लीग जो है वो केरला में कामयाब हो सकती है, लेकिन केरला की एक यूनिक सिचुएशन है, लेकिन वो मुस्लिम लीग जब नॉर्थ में आएगी तो वो कम्युनलिज्म को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी, मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं उनकी मदद करेगी। इसी तरीके से सैयद शहाबुद्दीन साहब ने जब बनाई इंसाफ पार्टी तो मैंने वो मुझे उस वक्त चाहते थे, बहुत मेरे करीब थे, लेकिन मैंने उसका मुखालफत की और मैंने इंसाफ पार्टी को एक तरह से नाकाम बनाने में मैंने मदद की, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हमें पॉलिटिकल अपने हकूक़ चाहिए, वक्त लगेगा ज़्यादा, लेकिन हमें सेकुलर पार्टी के ज़रिए ही मिलेंगे, एक नेशनलिस्ट पार्टी के ज़रिए ही मिलेंगे। एक एक्सक्लूसिव पार्टी अगर हम बनाएंगे तो हम अपने को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ओवैसी साहब जो हैं वो हैदराबाद में के बाहर कामयाब खुद आंध्रा में नहीं हो सके, तेलंगाना में नहीं हो सके, वो बराबर के सिकंदराबाद में सीट नहीं हासिल कर सके। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खुद वहाँ के आंध्रा के लोगों को अंदाज़ा है कि ठीक है हैदराबाद की एक यूनिक सिचुएशन है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ तो वो कामयाब हो सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान में शायद ही 1-2 सीट ऐसी है, एक बिहार में क्या कहते हैं वो, जहाँ से उनको कामयाब मिली, जी, वो वहाँ पे मुसलमान 68% है। तो अब वहाँ पे आप, लेकिन बाकी जगह तो मुसलमान 20%, 10%, 15%, यूपी में 4 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन यूपी में शायद कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है। तो सर ये है कि 2017 में उन्होंने 38 सीट पे लड़ा था, जिसमें 32 पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, ठीक है। तो सिर्फ टोटल जो वोट 2 लाख तकरीबन वो लोग वोट लेके आए थे। इस बार ये बात कर रहे हैं 100 सीट पे, कितना डैमेज करेगा? देखिए डैमेज वोटों से नहीं करते, क्योंकि मुसलमान समझदार है, मुसलमान इनको वोट देता नहीं। जैसे आपने कहा कि सब जगह जमानत जब्त हो जाती है इनकी, लेकिन इनकी बात, इनका हवा दिखा के बीजेपी हिंदुओं को यूनाइट करती है। अच्छा। इसीलिए आज योगी जो है मुसलसल ये कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई ओवैसी से, ओवैसी कह रहे हैं मेरी लड़ाई योगी से, जबकि ओवैसी का नामो निशान नहीं, कभी वहाँ इलेक्शन नहीं लड़े, वोट कोई लिया नहीं, वहाँ लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, राष्ट्रीय लोकदल से है, लेकिन उस मेन एनिमी को साइड करके कम्युनलाइज पोलराइज करने के लिए, तो उनको दोनों को सूट करता है पोलराइज करना। ओवैसी साहब को सूट करता है अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो वो बार्गेनिंग पावर उनकी बनेगी, मुस्लिम वोट को वो यूज़ कर सकते हैं। योगी को सूट करता है कि पोलराइज होने से, क्योंकि जब पोलराइजेशन होगा तो मुसलमान तो रह जाएगा 18%, और अगर 80% का 50% भी पोलराइज हो गया, 40% भी पोलराइज हो गया, तो वो तो स्वीप कर जाएंगे पूरे यूपी। तो ये आप कहना चाह रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के जो अल्फाज हैं, उनके कथन से, उनके बोलबाल से, उसको योगी और बीजेपी सरकार यूज़ करके अपने वोट को एक साथ करने में कामयाब हो? जी, क्यों मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ जी, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं है, ओवैसी साहब की बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं उनसे मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो गलत है। उनके जो आप अलग पार्टी बना के जो जा रहे हैं, आप मुसलमान की बात करके जो जा रहे हैं वो गलत है। आपकी इमेज जो है वो गलत है। आपने अपनी इमेज बना ली है, एक रेडिकल इमेज बना ली है, वो रेडिकल इमेज से इस मुल्क में फ़ायदा नहीं होगा। जो जिन्हा की इमेज से नहीं हुआ, मौलाना आज़ाद बेचारे कहते रहे, मैं मौलाना आज़ाद की पॉलिसी में यकीन करता हूँ, मैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पॉलिसी में और उनके ख़यालात में यकीन करता हूँ। मैं जिन्हा की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं हमेशा से मुसलमानों को नुकसान हुआ है जहाँ पे भी अलहदगी का रास्ता उन्होंने अपनाया है। मुसलमान का फ़ायदा हमेशा सबके साथ चलने में, और ये सच्चाई है कि आज भी बावजूद इसके कि बीजेपी पावर में है, लेकिन आज भी इस मुल्क की 70% 80% जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सेकुलर है, वो मुसलमान की दुश्मन नहीं है, मुसलमान की मुखालिफ नहीं है। आप उनको सबको दुश्मन बना के पेश कर देंगे तो आप कोने में बंद होकर रह जाएंगे, आप अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे, आप ये 12-14% की मदद नहीं कर पाएंगे। जब हैदराबाद में मारे जाते हैं लोग, बस में बिठा के सबको शूट कर दिया, क्या कर पाए? और उनकी जो पार्टी, अगर वो ऐसे ही खिलाफ हैं, तो वहाँ जो रूलिंग पार्टी है वो तो आज बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के साथ वोट करती है, बीजेपी उसके साथ ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी साहब को नाता बहुत पहले तोड़ लेना चाहिए था, ओवैसी साहब को उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कि ओवैसी साहब वहाँ तो बीजेपी के साथ हैं, आंध्रा में, तेलंगाना में, और यहाँ पे यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़ने आए जहाँ उनका वजूद नहीं है, जहाँ दूसरे मौजूद हैं। जब वहाँ समाजवादी पार्टी और दूसरे मौजूद हैं, आप उनकी मदद कीजिए। हाँ, आप प्रेशर डालिए, जैसे मैं प्रेशर डालता हूँ पार्टी के अंदर आके, कि मुसलमानों को उनका हक मिले, उनका हिस्सा मिले।
और दिलवाते भी हैं, ऐसा नहीं जी। है। हाँ, जितना मिलना चाहिए था कहीं हमारी भी कमज़ोरियाँ, हमारे भी लोग जो हैं वो उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सब। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ओवैसी साहब को यूपी के मुसलमानों से मोहब्बत है तो वो आके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलें, वो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, वहाँ जो यहाँ पे स्कूल मौजूद हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिसी बनाएं, उनके लिए प्लान बनाएं। हम उनके साथ हैं, हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करें। और अगर सिर्फ पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिक्स से मुसलमानों का खाली भला होने वाला नहीं है। मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिक प्लान जो है वो होना चाहिए यूनिक और अपने लिए, लेकिन पॉलिटिक्स होनी चाहिए नेशनल और सबके साथ सेकुलर। पॉलिटिक्स सेकुलर होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्लान जो है उसमें हमें क्योंकि पीछे रह गए, कम्युनल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने लोगों की तरफ देखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो ये बताइए सर, ये इलेक्शन में आने वाला 22 जी। में क्या होगा, क्या लगता है, बीजेपी वापस आएगी? 22 में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है बीजेपी के खिलाफ, और ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूपी में जहां मेरी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वहाँ तो पूरा किसान मूवमेंट है। बीजेपी के लोग घुस नहीं पा रहे हैं अपने गांव में भी, जो उनके एमएलए एमपी हैं वो घुस नहीं सकते, हिम्मत नहीं है उनकी। तो इतना ज़बरदस्त वहाँ पे करंट है, इनके ख़िलाफ़ माहौल है, और वहाँ हम मुसलमान को, हिंदू को, सबको एक कर लिया। जहाँ मुजफ्फरनगर में जहाँ फसाद हुए थे इतने, वहाँ आज एक साथ नारा लगाते हैं, हिंदू नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर का, और मुसलमान लगाते हैं हर हर महादेव का। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? मैं आज से नहीं, मैं 10 साल से वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैंने सामाजिक एकता मंच बनाया था, और गाँव-गाँव में जाके मुसलमान को, और इसको जो इन्होंने दरार पैदा की थी बीजेपी ने 2012 के दंगे के बाद, उस दरार को हमने पाटा है, लोगों को फिर एक किया है। तो यूपी के अंदर एक बदलाव का माहौल है, लेकिन उस बदलाव के माहौल को ख़राब कर सकते हैं अगर ओवैसी साहब जैसे जाके वहाँ पे मुस्लिम योगी के ख़िलाफ़, योगी को गाली दें, आरएसएस को गाली दें, आरएसएस वाला ओवैसी को गाली दें, तो फिर इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कब्रिस्तान और शमशान का इलेक्शन हो जाएगा, तालिबान और मुसलमान और हिंदू का इलेक्शन हो जाएगा, जो कि योगी, मोदी, अमित शाह चाहते हैं। तो सर, ये जो आपने कहा, इसी पे मैं एक बात हूँ कि आप डायरेक्ट कंपटीशन अगर देखेंगे आज के दिन में, तो लगता ये है कि एसपी वर्सेस बीजेपी है जी। लेकिन जितनी टिप्पणी योगी साहब योसुद्दीन ओवैसी के बारे में करते हैं, उतनी टिप्पणी अखिलेश यादव के बारे में नहीं करते। तो ये वो यूपी का हर आदमी समझ रहा है कि क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर उनकी तो आखिरी उम्मीद है, वैसी जो है बीजेपी की यूपी में आखिरी उम्मीद है कि अगर वैसी आके ज़्यादा ज़ोर से आ जाएं और ज़्यादा इलेक्शन लड़ें, 100 या 400 सीटें लड़ें, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो दोबारा पावर में आ जाएंगे। वरना उन्हें लग रहा है कि दोबारा पावर में नहीं आएंगे। बहुत घबराए हुए हैं योगी। अभी भी कल भी उन्होंने इतने सारे मिनिस्टर बना दिए, 80 मिनिस्टर बना दिए हैं। मैंने यही ट्वीट किया था कि वो 300 मिनिस्टर बना दिए तो भी उनका जीतना मुश्किल है। सर, ये बताइए, जो आपने कहा मिनिस्टर की बात है कि अभी 6 महीना इलेक्शन में है जी, 6 महीने 4 महीने, हाँ 4 महीने, इसमें इस वक्त बनाने का क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि उन्हें हार नज़र आ रही है, इसलिए वो अलग अलग जातों के, अलग अलग बिरादरियों के लोगों को मिनिस्टर बना रहे हैं कि देखो मैंने ब्राह्मण इतने मिनिस्टर बना दिए, मैंने पिछड़े बना दिए, मैंने यादव बना दिए, मैंने गुज्जर बना दिए। तो ही इज़ प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स थ्रू अपॉइंटिंग ऑफ दिस मिनिस्टर्स। इन मिनिस्टर्स की कोई पावर नहीं, कोई पोजीशन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ देने वाले नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए मिनिस्टर। इसका मतलब है कि उन्हें अंदाज़ा है कि वो हार रहे हैं, इसका मतलब उन्हें अंदाज़ा है कि उनकी हालत ख़राब है। और इस वक्त लोगों में खौफ है, क्योंकि बीजेपी ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया है पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो लोग खुल के नहीं बोल रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुसलमान को छोड़िए, वहाँ का जो पिछड़ा है, वहाँ का जो ब्राह्मण है, वो भी आज बीजेपी के ख़िलाफ़ है और बीजेपी का साथ नहीं देगा। अब उसको अगर ये आखिरी वक्त पे कोई दंगा करा के, कोई झगड़ा करा के, पोलराइज करके, ओवैसी का चेहरा दिखा के कि ओवैसी को वो ओसामा बिन लादेन की तरह पेश करते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें सूट करता है। और ओवैसी को सूट करता है ये इमेज, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस इमेज की वजह से कुछ मुसलमान मेरे साथ आ जाएगा और मैं दिखा सकूँगा मैं ऑल इंडिया लीडर हूँ। जबकि पिछले 70 साल से वो सिर्फ एक शहर के लीडर रहे, उस शहर से बाहर वो उनके वालिद साहब और वो नहीं निकल पाए। उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ और बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। इसी समझदारी की वजह से उन्हें अंदाज़ा है कि मैं और तरह से नहीं फैल सकता, मैं सिर्फ इसी नुस्खे के ज़रिए फैल सकता हूँ और नुस्खा आजमा रहे हैं। आखिर में एक क्वेश्चन पूछूँ, आपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि जो पीएम का नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखा जा सकता है। जी, क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी को कांग्रेस कभी डाइजेस्ट करेगी? नहीं, कांग्रेस, ममता बनर्जी तो है ही कांग्रेस, निकली कांग्रेस है। ममता बनर्जी की आत्मा, ममता बनर्जी की वजूद, ममता बनर्जी ऊपर से नीचे तक कांग्रेस है।
तो मैंने तो ये कहा कि अगर बचाना है अपोजिशन के लिए एक फलक्रम ज़रूरी है, जिसके चारों तरफ बाकी लोग जमा हो, लेकिन फलक्रम के पास कम से कम 100 सीटें होनी चाहिए। अब आज कांग्रेस जो है 40 सीटों पर सिमट गई है, तो कांग्रेस को दोबारा ताकतवर बनाना ज़रूरी है, अपोजिशन के इंटरेस्ट में है, मुल्क के इंटरेस्ट में है कांग्रेस को दोबारा ताकतवर बनाना। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस की ताकत चाहता हूँ, और ताकत बनाने के लिए ज़रूरी है कि सारे कांग्रेसी एक हो जाएं। तो शरद पवार भी कांग्रेस से हैं, ममता बनर्जी भी कांग्रेस से हैं, दोनों बड़े पावरफुल हैं। अगर ये दोनों आ जाएं कांग्रेस में, एक अगर मर्ज ना करें लेकिन एक कॉन्फेडरेशन बना लें कि उस कॉन्फेडरेशन का यानी कांग्रेस फेडरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टीज या कांग्रेस फेडरेशन या कांग्रेस कॉन्फेडरेशन, कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं, कांग्रेस एकता दल बना लें, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और उसकी जो है प्रेसिडेंट मान लीजिए सोनिया गांधी हो जाएं, 2 वाइस प्रेसिडेंट हो जाएं, एक शरद पवार हो जाएं, क्या कहते हैं ममता बनर्जी हो जाएं, अपने सूबे में वो इंडिपेंडेंट रहें, अपनी पार्टी रन करने में इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन नेशनल लेवल पे वो कांग्रेस के साथ हो जाए, एक कांग्रेस बना लें। जब वो होंगे तो फिर और छोटे छोटे ग्रुप भी उनके साथ बहुत सारे आ जाएंगे और अपोजिशन की यूनिटी बनेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि लोग चेंज चाह रहे हैं, लेकिन चेंज तब करेंगे जब उन्हें वायबल ऑल्टरनेटिव नजर आएगा। टुडे दे डोंट सी एनी वायबल ऑल्टरनेटिव इन द अपोजिशन, दे डोंट सी दैट अपोजिशन कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट इन अपोज टू बीजेपी और मोदी। तो इसलिए वापस फिर मोदी को वोट डालेंगे, वो वापस बीजेपी को वोट डालेंगे अगर अपोजिशन यूनिटी नज़र नहीं आएगी। तो मैं नहीं कहता टोटल यूनिटी हो, लेकिन इतनी यूनिटी नज़र आए कि लोगों को लगे कि हाँ ये एक ऑल्टरनेटिव बन सकते पार्टी है जो हाँ, कि जो आ सकती है। तो वो अकेली कांग्रेस नहीं कर पाएगी, पुराने कांग्रेस के जितने फैक्शंस हैं उन सबको एक करना चाहिए, एक करना होगा, और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। मर्ज ना भी करें, लेकिन प्लेटफॉर्म उनका एक हो जाए, उनका एक मैनिफेस्टो हो जाए, उनका एक रोड मैप हो जाए, उनके जो प्रॉमिसेस हैं, मेजर प्रॉमिसेस हैं लोगों को, क्या चेंज लाने वाले हैं, कैसे नौकरी दिलाएंगे, कैसे रोजगार दिलाएंगे, यूथ के लिए क्या करेंगे, फार्मर के लिए क्या करेंगे, माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे, वो एक आना चाहिए अभी से। वो इलेक्शन के 15 दिन पहले आने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आज 2 साल पहले आना चाहिए। 2024 का रोड मैप जो है वो 2021 में आना चाहिए, तब जाके लोगों को उसको आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, गांव-गांव में पहुंचा पाएंगे कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन डेफिनेटली people will come with you, people will vote, people want change, but change they have to see what change, मोदी के बाद कौन, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।